Good morning, students. Today, in our economics lecture, we are going to do the chapter number 5 of economics from book 2nd, that is Indian economic development. The name of chapter number 5 is India's foreign trade. India's foreign trade. Foreign trade का मतलब क्या हो गया? जो हम अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर वाली कंट्रीज़ के साथ कोई ट्रेड कर रहे हैं, that is known as India's foreign trade. फॉरेन ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स में एक्सीड्स देयर डोमेस्टिक कंजप्शन. कह रहे कि कई बार प्रोडक्शन जो है वो कंजप्शन से ज़्यादा हो जाती है. मतलब हमने प्रोडक्शन ज़्यादा कर ली पर कंट्री में उसकी जो कंजप्शन है वो थोड़ी कम हुई है, तो जो एक्सेसिव मटेरियल हमारे पास बच जाता है, जो सरप्लस होता है, आउटपुट होती है, वो हम क्या करते हैं, मनी को अर्न करने के लिए फर्दर उसे दूसरी कंट्रीज़ में सेल कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं. सेम ऐसे ही दूसरी कंट्रीज़ भी यही चीज़ करती हैं. अपना जो बचा हुआ सामान होता है, सरप्लस एक्सेस प्रोडक्शन होती है, सरप्लस प्रोडक्शन होती है, उसे वो दूसरी कंट्रीज़ में सेल कर देते हैं, मतलब कि हम उसे ख़रीद लेते हैं. तो ये जो इम्पोर्ट है या एक्सपोर्ट है, जो सेल और परचेज़ है गुड्स की एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल ट्रेड. ओके, सो इंटरनेशनल ट्रेड इज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़. गुड्स एंड सर्विसेज का जो आयात और निर्यात है, जो हम मंगवा रहे हैं या भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में जो हम सामान की सेलिंग और परचेजिंग कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल ट्रेड. नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट द इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स. अब इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया है. वो पॉइंट्स क्या हैं? वाइल इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन एंड इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस. कह रहे कि अब इंटरनेशनल ट्रेड है, ये किस पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो जिस प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है. ठीक है, और स्पेशलाइजेशन डिपेंड करती है कि उस वहाँ की उसकी कॉस्ट एडवांटेजेस क्या है, उसकी कंपैरेटिव कॉस्ट क्या है. अब मैं कहूँ कि मैंने बाहर से मोबाइल मंगवाया है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड किस पे डिपेंड करता है? स्पेशलाइजेशन, वहाँ की प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है. अब इंडिया में हर तरह के मोबाइल जो हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मोबाइल मिलते हैं, पर हम एप्पल की तरफ जाते हैं, एप्पल आईफोन की तरफ जाते हैं, तो वो क्या हो गया? उस पर्टिकुलर कंट्री की स्पेशलाइजेशन होगी. ठीक है, और प्लस उसकी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, अगर उसके वो सस्ता मिल रहा है हमारी कंट्री के उस पर्टिकुलर सेम वैसा मोबाइल, तो उसकी जो कॉस्ट ज़्यादा है और बाहर से हमें दूसरी कंट्री से सस्ता मिल रहा है, तो हम वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, कर लेते हैं. ठीक है, अ कंट्री स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड विच इट कैन प्रोड्यूस एट लोअर कॉस्ट दैन दी अदर कंट्रीज़. अब फॉरेन ट्रेड हम उसी कंट्रीज़ के साथ करते हैं जिसकी प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर गुड की, जिसमें वो डील कर रहा है, वो अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और वो दूसरी कंट्री से सस्ते रेट पे उसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो ही हम उस कंट्री के साथ डील करते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड दस फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट हायर प्राइस दैन द डोमेस्टिक मार्केट. क्योंकि इंटरनेशनल प्रोडक्ट क्या करता है? इंटरनेशनल ट्रेड में जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जो गुड्स हैं उसे एक्सपोर्ट किया जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, अपनी कंट्री को छोड़ के बाकी कंट्रीज़ में उसे एक्सपोर्ट किया जाता है, और जो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में उसका प्राइस है उससे ज़्यादा के प्राइस में उसे बाहर दूसरी कंट्रीज़ में सेल किया जाता है. एंड इट फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट अ लोअर प्राइस दैन इन द डोमेस्टिक मार्केट. और बाहर जो इम्पोर्ट करते हैं, बाहर वाली कंट्री से सामान मंगवाते हैं, वो सस्ते रेट में मंगवाते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट का जो रेट है वो उससे कम रेट है अगर बाहर वाली कंट्रीज़ में, तो ही उसे मंगवाया जाता है. दीज आर द गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो इसी से इंटरनेशनल ट्रेड जो ट्रेड है उसमें बेनिफिट्स आते हैं. Also by offering a much wider size of the market compared to the domestic market, international trade enhance opportunity of investment for the trading partners. क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट जो है वो एक कंट्री की मार्केट होगी, वो थोड़ी छोटी होती है, और इंटरनेशनल जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ी होती है, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है. इस वजह से वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो है सेलिंग और परचेजिंग की वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को ज़्यादा पसंद करते हैं. हायर इन्वेस्टमेंट लीड्स दी हायर जीडीपी ग्रोथ. और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ही कंट्री की जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी. दस इट कैन बी सेड दैट इंटरनेशनल ट्रेड सर्व्स द इंजन ऑफ द ग्रोथ. करके इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड हमारा इंक्रीज़ होगा तो इन कंट्री की डेवलपमेंट, कंट्री की ग्रोथ भी हमारी इंक्रीज़ होगी. नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था?
इंडियन इकॉनमी सफ़र्ड इट्स कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइन। क्या है कि जब ब्रिटिश का अधिकार था, ब्रिटिश रिजाइन था, उस टाइम पे इंडिया की इकॉनमी जो है उसमें कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन थी। ये इंडिया जो है वो ब्रिटेन की एक कॉलोनी की तरह उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उसे यूज़ किया जा रहा था। द ब्रिटिश यूज्ड आर नेचुरल रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्री आउटपुट। ब्रिटिश क्या करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, यहाँ के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसे यहाँ से ले जाके वहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती थी। फॉर एग्जांपल इंडिगो, स्पाइसेस वगैरह यहाँ से ले जाके वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन करती थी। फिर उसके बाद वहाँ से जो एंड प्रोडक्ट्स है उसे दूसरी कंट्रीज़ में सेल कर देती थी। वो मतलब कि डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसे प्रोड्यूस करने में उसे हेल्प करती थी। थर्ड आ जाता है, बिसाइड बीइंग अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल द इंडियन इकॉनमी वाज आल्सो एक्सप्लॉइटेड एज अ मार्केट फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड। कह रहे कि अब सिर्फ ये नहीं है कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, बल्कि रॉ मटेरियल ले जाने के बाद जो भी गुड्स प्रोड्यूस करते थे उन गुड्स को वो इंडिया की मार्केट में ही सेल करते थे और इंडियन इकॉनमी को एक्सप्लॉइट करते थे, ख़राब करते थे। सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया गिव्स सम impetus to the volume of industrial trade, which has significantly declined owing to the decay of Indian handicraft। कह रहे कि जब सारा रॉ मटेरियल, जो अच्छा रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था जो कि उस टाइम पे काफ़ी फेमस था, उसमें भी डिक्लाइन, डिके जो है कमी आनी शुरू हो गई, क्वालिटी उसकी भी डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो इंडिया के सामान से अच्छी क्वालिटी के गुड्स और डेली बेसिस पे न्यू डिज़ाइंस उसके क्रिएट करते थे, जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट भी ख़त्म होने पर आ गया। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आवर बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज फेवरेबल। कह रहे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो क्या फेवरेबल था, मतलब एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा थे और इंपोर्ट्स जो वो कंपैरेटिवली कम थे। In 1946 to 47, excess of export over import was estimated as 31 crore rupees. Through 47 to 48, the balance of trade had shrunk to 14 crore. क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले एक साल जो ट्रेड था वो उसमें एक्सपोर्ट्स जो वो ज़्यादा थे, इम्पोर्ट्स जो कम थे, और जो मतलब बैलेंस ऑफ हमारा ट्रेड था वो क्या था, 31 करोड़ रुपीज़ था। पर नेक्स्ट ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो श्रंक हो गया, कम हो गया, और वो 31 करोड़ से 14 करोड़ तक रह गया। एज रिगार्ड्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, it was largely confined, restricted to Britain, simply because British rule exploited the Indian economy as a source of raw material and the market for their exports। ठीक है, अगर हम ट्रेड की बात करें तो ब्रिटिश ने इंडिया की मार्केट को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था, ख़राब किया था, क्योंकि वो इंडिया की जो इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी की जो एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल उसे यूज़ कर रहे थे। जितना भी रॉ मटेरियल वो यहाँ से ले जाते थे और अपने जो गुड्स है जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसे इंडिया में ला के सेल कर देते थे, तो इससे क्या होता था, उनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। The consumption of trade indicates backwardness of the economy, as our exports includes largely of raw material while our imports include largely of finished goods। क्योंकि अब जो ट्रेड है वो क्या हो गया, हमारा काफ़ी बैकवर्ड था उस टाइम पे, बिकॉज सारा तो रॉ मटेरियल बाहर वाली कंट्रीज़ में चला जाता है और फिनिश गुड्स को यहाँ पे मंगवाया जाता था यूज़ करने के लिए, तो जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है काफ़ी बैकवर्ड चली गई कि वो खुद से तो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते थे, रॉ मटेरियल बाहर भेज देते थे और फिनिश गुड्स जो है वो जो प्रोड्यूस्ड फिनिश गुड्स है उसे कंज्यूम करने के लिए यहाँ पे मंगवाते थे। थर्ड पॉइंट है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के फॉरेन ट्रेड में क्या चेंजेस आए। अंडर प्लान प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड रिकॉर्डेड अ नोटिसेबल चेंज। क्योंकि अब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जब शुरू हो गए उस टाइम पे जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आने शुरू हुए। फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफर्स अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ चेंज। क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस उसमें लाई गए जो कि हम आगे स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, कंजप्शन, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। क्योंकि उसमें वॉल्यूम में, कैपेसिटी में काफ़ी चेंज आया, उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड भी काफ़ी चेंज हुई। अब क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द क्वांटम और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री, कि इंडिया कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की जो वैल्यू है उसमें कितना चेंज आया है, दैट इज़ नॉन एज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। अब यहाँ पे आपको देखो कि अलग अलग प्लान्स में आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है। क्योंकि फर्स्ट प्लान जो 51 से 56 था वहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो इंपोर्ट्स जो वो 3065
3651 करोड़ रुपीज़ था और एक्सपोर्ट जो है 3109 करोड़ रुपीज़ था। मतलब टोटल ट्रेड कितना हो गया 6700 के नियर अबाउट हो गया। सेकंड प्लान में इंपोर्ट्स इंक्रीज़ हुए हैं, एक्सपोर्ट्स डिक्रीज़ हो गए। थर्ड प्लान में इंपोर्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स और डिक्रीज़ हो गए। पर उसके बाद फोर्थ प्लान में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं और कंटिन्यूसली वो इंक्रीज़ ही होते जा रहे हैं। और 12th प्लान में ये जो बढ़ के कितने हो गए 1,31,89,647 करोड़ रुपीज़ का इंपोर्ट होता है और 90,01,485 रुपीज़ का जो है एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, ओवरऑल हमारा फॉरेन ट्रेड कितने का है, डेट इज़ 2,21,91,132 रुपीज़ का जो है कि हमारा सारा फॉरेन ट्रेड होता है। ठीक है, ये आपको वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड दिया हुआ है और ये चीज़ आपको थ्योरी में भी सारी समझाई गई है। नेक्स्ट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। हमने वहाँ पे बात की गई थी वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड की, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड की एंड डायरेक्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेड की। अब हम वॉल्यूम हमें पता लग गया कि साल भर साल के साथ जैसे जैसे हमारे 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो अलग अलग प्लान्स हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे हमारी फॉरेन ट्रेड की भी डेवलपमेंट हुई है। अब कंपोजिशन क्या है कि फॉरेन ट्रेड की क्या कंपोजिशन थी। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड रेफर्स टू टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। हम किस अब कंपोजिशन में क्या आता है कि हम किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें कंपोजिशन ऑफ ट्रेड हमें पता लग गया क्या होता है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट्स द प्रिंसिपल चेंजेस विद रिगार्ड्स टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आइटम्स ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड। कह रही कि अब जो नीचे हमें ऑब्जर्वेशन दी है इससे हमें पता लग गया इंडिया का फॉरेन ट्रेड की क्या कंपोजिशन थी, क्या कैटेगरीज थी। फर्स्ट इज़ अ डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। पहले क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था उसकी जो परसेंटेज है, उसके शेयर जो है वो डिक्लाइन मतलब डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। There has been a significant decline in percentage share of agriculture items in total export। क्या है कि टोटल एक्सपोर्ट में जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर आइटम्स की जो एक्सपोर्ट है वो कम होनी शुरू हो गई। इट हैपन ऑइंग टू द फैक्ट्स। अब ये क्यों हुआ that India started using its farm product as a raw material for its domestic industry। अब ये क्यों हुआ कि एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट होने कम हो गए, क्यों हुए, क्योंकि इंडिया ने खुद के जो फार्म प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करना शुरू कर दिया, अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाना शुरू कर दिया। एंड that a subsequential rise in India's population has raised to domestic consumption of the farm प्रोडक्ट्स। और जो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, फार्म प्रोडक्ट्स है, उन्हें खुद से ही कंज्यूम करना शुरू कर दिया। एक तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में यूज़ करना शुरू कर दिया, एक खुद से ही कंज्यूम भी डायरेक्ट कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जिससे एक्सपोर्ट करने के लिए उनके पास काफ़ी जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है वो कम हो गए और उसकी शेयर जो है डिक्लाइन हो गया। सेकेंड इज़ अ डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। अब कन्वेंशनल आइटम्स जैसे कि जूट हो गई, टी हो गई, फूड ग्रेन्स हो गई, मिनरल्स हो गए, इनके भी परसेंटेज में काफ़ी डिक्लाइन आई। क्यों आई? दीज आइटम्स कंस्टिट्यूटेड द बल्क ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इसकी एक्सपोर्ट होती थी, बट विद द प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन प्लेस डोमेस्टिक डिमांड ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स हैज़ टेंड टू राइज। कह रहे कि पर जैसा जैसा प्लान डेवलपमेंट हुई है, जो प्रोग्राम्स हुए हैं 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हुई है, इससे क्या हुआ कि खुद से कंट्री के जो लोग हैं उन्होंने इस तरह की जो कन्वेंशनल आइटम्स है उसकी डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड जो है इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से जो टोटल शेयर है, टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्लाइन होने शुरू हो गए। थर्ड है इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब क्योंकि उनकी अपनी इंडस्ट्रीज़, खुद से इंडस्ट्रीज़, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो गई, उनने अपने सारे फार्म एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स वगैरह शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इंडिया के इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो डेवलप हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसे सेल करना शुरू कर दिया दूसरी कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होने शुरू हो गए। किस चीज़ के? जेम्स के, प्रीशियस मेटल्स, मशीनरीज, व्हीकल्स जो है, इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट शुरू हो गया। ठीक है, अब हमने 3 पॉइंट स्टडी किए हैं। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स डिक्रीज़ हुए हैं, कन्वेंशनल आइटम्स का एक्सपोर्ट भी डिक्लीन हुआ है, पर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं, जो इंडिया की इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हुए हैं, उसकी जो एक्सपोर्ट्स है वो इंक्रीज़ हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड को क्या डायरेक्शंस थी, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे।
अब अलग अलग डायरेक्शंस के बारे में इसमें बताया गया। अब सबसे पहले व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड रेफर्स टू ए कंट्री टू विच कंट्री एक्सपोर्ट इट गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंट्रीज फ्रॉम विच इट इम्पोर्ट। कह रहे कि अब डायरेक्शन ट्रेड ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है कि कंट्री किससे किससे कौन सी कंट्री को क्या गुड्स एक्सपोर्ट करती है और कौन सी कंट्री से क्या गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट करती है, उस सब के उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंस 1951 फर्स्ट पॉइंट है, सिंस 1951 डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ इन फॉरेन ट्रेड हैज़ आल्सो अंडरगोन अ सब्सटेंशियल चेंज। है कि फर्स्ट जो हमारा 5 ईयर प्लान था उस टाइम पे काफ़ी सारे उसमें चेंजेस आए हैं। लिस्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग पार्टनर हैज़ टेंडेड टू एक्सपैंड ओवर टाइम विच पॉइंट्स टू आवर स्ट्रॉन्गर फुट होल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। क्या कि हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो टाइम टू टाइम काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं, एक्सपैंड हुए हैं, उनकी डिमांड भी इंक्रीज़ हुई है, जिसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट पे इंडिया ने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। Presently, our major trading partners are UAE, China, USA, Switzerland, Singapore, Australia, Iran, Hong Kong, Korea, Indonesia, UK, Japan, Belgium, etc. This is in sharp contrast to pre-1951 scenario when our international trades were confined largely to UK, USA and Commonwealth countries। क्या कि अब आजकल तो हमने इतनी सारी कंट्रीज़ के साथ डील कर रहे हैं, पर उस टाइम पे 1951 सिनेरियो में जो कंट्री का जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो सिर्फ यूके और यूएसए तक सीमित था और या फिर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के साथ सीमित था। A notable features of a direction pattern of India's foreign trade is that in the recent years UAE has emerged as our leading trading partner. USA, which was our leading partner till 2007-2008, continues to remain so, followed to UAE and China. अब जो ये हमने यूएई, चाइना, अलग यूएसए की बात की है, तो ये इसके बारे में बताया कि ये भी टाइम टू टाइम जो है इन्होंने इंडिया की जो डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड की डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प की है। यूएसए's शेयर इन इंडियाज़ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2018। अब अलग अलग कंट्रीज़ का यहाँ पे शेयर बताया हुआ है, जो आपके अलग पॉइंट्स में, ये सारे पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है। ये क्या बता रहे हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट में जो 15.9% शेयर था वो यूएसए का है, 9.1% शेयर वो यूएई का है, 5.1% शेयर जो है वो चाइना का है और 69.9% शेयर जो है वो अदर कंट्रीज़ हैं, जो जैसे कि बेल्जियम हो गया, जापान हो गया, हांगकॉन्ग एट्सेट्रा, इसके बारे में बताया। और नेक्स्ट इंपोर्ट्स के बारे में करें तो चाइना का शेयर जो है वो 13.7% है, यूएसए का शेयर 6.9% है, सऊदी अरेबिया का जो शेयर है वो 5.6% है, स्विट्ज़रलैंड का शेयर जो है 3.5% है और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनका शेयर जो है वो क्या है 70.3% है। ठीक है, तो ये आपको इन पॉइंट्स में यही सब कुछ डिस्कस किया गया है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट in the wake up of globalization and free trade, Chinese goods are dominated the Indian markets much more than the Indian goods in the China market। कह रही कि अब जब ग्लोबलाइजेशन हुई है तो उस टाइम पे इंडिया जो चाइनीज़ गुड्स हैं उन्होंने इंडिया की मार्केट को काफ़ी अच्छे से कवर अप कर लिया था, उसे डोमिनेट कर लिया था कि चाइनीज़ गुड्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंडियन मार्केट में सेल हो रहे थे, पर इंडियन गुड्स की जो इतनी डोमिनेशन चाइनीज़ मार्केट में नहीं हुई। Consequently, our imports from China have risen much more than our exports to China, जिसकी वजह से इंडिया में चाइनीज़ गुड्स का इंपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, पर एक्सपोर्ट्स जो है कंपैरेटिवली काफ़ी कम था। सो डैट चाइना हैज़ सक्सीड मच मोर देन इंडिया इन हार्नेस द गेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसकी वजह से जो चाइना है उसने इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया से उसे इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी हेल्प मिली, उसका एक्सपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, 1991 अ ईयर टू डिवाइड। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि 1991 में क्या हुआ। अ स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड brings out the significant point that the volume of trade has tends to gain a momento only after 1990। कह रही कि अब 1990 में जो फॉरेन ट्रेड है उसे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मिली है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है, जो कि हम टेबल 1 में जो हमने 5 ईयर प्लान्स के बारे में अलग अलग स्टडी की थी। अब इसमें देखो 1991 में इस टाइम पीरियड में जो सेल्स परचेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जहाँ पे 35,000
टर्म ट्रेड स्ट्रेटजी या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।